अर्चिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सभी सम्माननीय सदस्य, भाई और बहनों, आपके सोसाइटी में आयोजित किया हुआ ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तालियां बजाएंगे। वैसे तो हम लोग सभी एजुकेटेड हैं, लेकिन हम लोग एजुकेटेड होने के बाद ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्या जरूरत है? एक्चुअली हम लोग जो रहते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंडर रजिस्टर्ड है। ये कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर अलग अलग टाइप की संस्था रजिस्टर्ड होती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शुगर फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, इसी टाइप के अलग अलग टाइप के। हॉस्पिटल भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट है कोऑपरेटिव। लेकिन सबके प्रॉब्लम अलग अलग है, सबके उद्देश्य अलग अलग है, सबकी कार्यकक्षा अलग अलग है। सब जो कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी भले रजिस्ट्रेशन हमारे ये एक्ट से होता है, लेकिन उनका सिस्टम जो कामकाज करने का ये है वो अलग है। हाउसिंग सोसाइटी का उद्देश्य ये अलग है। इसके लिए स्पेसिफिकली हाउसिंग सोसाइटी का कामकाज कैसे होना चाहिए, हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके लिए हम अगर एक्ट की प्रोविजन देखने के लिए जाए तो एक्ट का बुक एक कितना बड़ा आता है, तो वह हम कभी पढ़ेंगे। उसमें हमें क्या चाहिए वो हम ढूंढ भी नहीं सकते। एक्चुअली एडवोकेट भी रहेंगे, अगर वो एडवोकेट समझो कोई सिविल में प्रैक्टिस करता है तो उनको कोऑपरेटिव का नॉलेज नहीं है, कोई क्रिमिनल लेवल पे समझो उधर वो साइड में कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उनको उधर का कोई कारपोरेट लेवल पे प्रैक्टिस करता है तो उनको कोऑपरेटिव का नॉलेज नहीं है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एंड स्पेसिफिकली हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जो रिलेटेड पॉइंट्स है, उसके बारे में गाइडेंस और उसके साथ साथ में एक्ट एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट क्या प्रोविजन है, कैसे हम कामकाज कर सकते हैं, जिसका गाइडेंस हमें जरूरी है, वो मैनेजमेंट कमेटी को जरूरी है, इसके साथ साथ में मेंबर को जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग ये हाउसिंग सोसाइटी के ओनर हैं, आप सोसाइटी के मालिक हैं। आपस में आपकी लड़ाई झगड़े रहते होंगे तो फिर क्या हो जाता है कि आपकी कंप्लेंट समझो डेप्यूटी रजिस्टर ऑफिस के पास गई, तो डेप्यूटी रजिस्टर ऑफिस में कंप्लेंट जाने के बाद में दोनों पक्ष को बुलाएंगे, वहां इनकी बात सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, इसी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके प्रॉब्लम आपकी लेवल के ऊपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट का उद्देश्य, कोऑपरेटिव सेक्टर का उद्देश्य ये है, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में ऐसे कहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में ऐसे कहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। और ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए कामकाज करता है। तो इसके लिए जो आप सभी लोग हैं, तो आप सभी लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी के साथ साथ आपकी राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और आपस में यूनिटी रहे, एकता रहे, ह्यूमैनिटी रहे, ऑनेस्टी रहे। इसके साथ साथ में आप सब मिलकर साथ में कैसे रहेंगे, इसके लिए ये एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एक्ट में ही उसका प्रोविजन किया है। एक्ट में प्रोविजन किया, इसके लिए बायलॉज में उसका प्रोविजन आया है। इसके लिए आप लोगों की तरफ से पर मंथ पर मेंबर 10 रुपीज कलेक्शन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड के आधार पर करते हैं। इसकी भी प्रोविजन ये बायलॉज में है। लेकिन बायलॉज क्या है, कभी मतलब हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा बायलॉज पढ़ने की, लेकिन बायलॉज का स्टडी करना, बायलॉज पढ़ना ये आपके लिए मतलब हम सबके लिए जरूरी है। अभी कल देखिए, कल हीरानंदानी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन क्लब हाउस में पूरे दिन का प्रोग्राम था, 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वहाँ लेक्चर अरेंज किए थे। तो वहाँ पूरे दिन मतलब 50-60 मेंबर्स अलग अलग सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी थे। जिसके पहले उन्होंने मैनेजर के लिए प्रोग्राम अरेंज किया था। अभी वो मेंबर के लिए अलग अलग सोसाइटी में प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। ये क्यों जरूरी है? इसके सिवाय हम लोगों के आपस में जो मतभेद है वो मतभेद कम नहीं होंगे।
इसके लिए एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है। कम से कम हम एक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बायलॉज के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। हमें बायलॉज के बारे में जानकारी होना चाहिए तो कैसे करेंगे? बायलॉज हम लोगों को सबको बायलॉज का स्टडी करना जरूरी है। आज का एजुकेशन ट्रेनिंग का उद्देश्य ये बायलॉज कहाँ मिलेगा? ये बायलॉज, एक बायलॉज की कॉपी आपकी सोसाइटी के पास रहेगी और आप थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन का ऑफिस है इधर थाना में, अपोजिट डिस्ट्रिक्ट शेल्टर कोऑपरेटिव बैंक विला सिटी बिल्डिंग, वहाँ आपको बायलॉज की कॉपी मिल सकती है। जिनको इंग्लिश में बायलॉज पढ़ना है वो इंग्लिश भी उनको मिल सकता है, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो मराठी में पढ़ना चाहते हैं तो उनको मराठी में। उसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं, 132 एक्चुअली प्राइस है उसकी, तो उसमें आप बायलॉज का बुक ला सकते हैं और बायलॉज पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोर्ट में, कोऑपरेटिव कोर्ट में, ये बायलॉज के प्रोविजन के आधार पर ही लिए जाते हैं। तो फिर हम क्यों कोर्ट तक जाए, क्यों रजिस्ट्रार ऑफिस तक जाए? हम लोग आपस में बैठ के बायलॉज की प्रोविजन क्या है उसके आधार पर क्यों नहीं काम कर सकते हैं। ये आपके में यूनिटी होना चाहिए, इसके लिए ये एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूरी है और उसके आधार पर ये आज का आयोजन किया हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम लेने के लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक विशेष स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को नियुक्त किया गया है। वो मेन इंस्टीट्यूट है जो महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इनके ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर ये काले साहब है, उनके लिए हम लोग जरा तालियां बजा सकते हैं। ये अशोक गाड़गे सर है, ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर में कामकाज करते हैं, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं और आप सभी लोगों का स्वागत यहाँ हो रखते हैं। अभी बायलॉज के ऊपर आते हैं। टोटल कंप्लीट जो बायलॉज है वो बायलॉज की कितने पॉइंट है? 175 पॉइंट्स। कंप्लीट पॉइंट कितने? 175। अभी 175 पॉइंट्स, ये इसमें हमसे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर हमें है तो शॉर्ट में हम आपको मतलब ये समझा रहे हैं। अभी फर्स्ट जो पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट क्या है? बेसिक नॉलेज, प्रिलिमिनरी। समझो पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या आता है? बायलॉज नंबर 1 to 6 देखो आपको कम से कम समय में बायलॉज कैसे पढ़ना है, कम से कम समय में आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, आप कैसे आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आपका प्रॉब्लम आप कैसा सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आज का ये एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य भी यही है। इसके लिए आज जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, किसका? आपका ही है, आपका पैसा ही है। तो आपका पैसा व्यर्थ न जाना चाहिए, आपका फंड व्यर्थ न जाना चाहिए, वो आपके लिए ही उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं ये समझाना चाहता हूँ। बायलॉज नंबर 1 to 6, अभी बायलॉज नंबर 1 में क्या रहता है कि समझो जो सोसाइटी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नाम मिला है आपके सोसाइटी का, वो रजिस्ट्रेशन नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डेट बीट, ये सब कुछ रहता है। बायलॉज नंबर में 1 में ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइन जो सबको पता नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट कमेटी को भी है और आपके लिए भी है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें? एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? फ्यूचर में कभी अगर आपके सोसाइटी का नाम चेंज करने की, नेम चेंज करने की इच्छा अगर आपकी हुई तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके लिए प्रोसीजर क्या होना चाहिए? एक्ट का सेक्शन 15 एंड रूल 14 फॉलो करके ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। ये उसमें एक नंबर में है। सेकंड नंबर में बायलॉज में क्या आता है? सेकंड नंबर में सोसाइटी का रजिस्टर्ड एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अभी रजिस्टर्ड एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो आपने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के पहले जब भी हम प्रपोजल सबमिट करते हैं उस वक्त जो है वही एड्रेस उसमें रहेगा, बराबर है। लेकिन फ्यूचर में कभी बाय चांस समझो हमारे एरिया का नाम चेंज हुआ, बराबर है, समझो बाय चांस जैसा पहला नंबर फर्स्ट में कहा कि बिल्डिंग का नाम चेंज किया हमने, तो रजिस्टर एड्रेस जो है, तो एड्रेस में अगर हमने कुछ चेंज किया है, छोटा मोटा चेंज हुआ है या हमारे एरिया का कुछ नाम चेंज हुआ फ्यूचर में कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वो जो स्क्वायर है, चौक का नाम चेंज किया, तो उसके बारे में अगर हमें डिटेल्स में ये करना है तो विद इन 30 डेज रजिस्टरिंग अथॉरिटी को हम लोगों ने इंटीमेट करना चाहिए। ये बायलॉज नंबर 2 कहता है। बायलॉज नंबर 3 में क्या है? ये बायलॉज का बुक पढ़ने से पहले आप बायलॉज नंबर 3 जरूर पढ़ो। वर्ड्स, टर्म्स, मींस डेफिनेशन, उसकी जो मीनिंग्स क्या है अलग अलग। समझो प्रमोटर किसे कहते हैं, शिप प्रमोटर किसे कहते हैं, मेंबर किसे कहेंगे, एक्ट किसे कहेंगे, रूल किसे कहेंगे, नोटिस
एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन के होना चाहिए, वो दिन कैसे काउंट करना चाहिए, डेज कैसे काउंट करना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल डेफिनेशन हर एक सभी जो बायलॉज में जितने भी वर्ड्स आते हैं, टर्म्स आते हैं, उनकी जो मीनिंग्स है ये लीगल आधार पर, तो उसका पूरा मतलब जो सबको जानकारी आपको बायलॉज नंबर 3 में मिलेगी। 4 में क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया या ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, सिटी सर्वे नंबर होना चाहिए, गट नंबर होना चाहिए, वार्ड नंबर होना चाहिए, तालुका डिस्ट्रिक्ट जो भी कुछ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम, अगर वो आपकी सोसाइटी विलेज एरिया में है तो विलेज है क्या वो उसका नाम रहेगा, आजू बाजू में क्या चतुर्सीमा है उसका एरिया कितना बाय कितने का, ये सब कुछ बायलॉज एरिया ऑफ ऑपरेशन 4 में मिलेगा। 5 में क्या है, आपके सोसाइटी के ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सोसाइटी के मतलब कन्विंस डीप कन्विंस करके लेना, ये मैनेजमेंट कमेटी के मतलब वो ऑब्जेक्ट दिखाया है। उसके साथ साथ में बाकी ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो है कि आप वो करके लेना चाहिए। मतलब इसी के लिए हम लोग कैसे कामकाज करेंगे, कभी कभी हमारे सामने कुछ मतभेद हो जाते हैं, ये सोसाइटी कर सकती है क्या, ऐसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। मैं क्या कहता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा मत रखो, एक्चुअली बायलॉज देखो और उस वक्त के बायलॉज में क्या कहा है उतना ही देखो और उसी के आधार पर आप डिसीजन ले लो और आपका जो कामकाज करने का वो कामकाज शुरू। मतलब आप भी सेफ रहना चाहिए, सोसाइटी सेफ रहना चाहिए, मेंबर्स को सेफ रखना चाहिए, इसी के लिए आप सभी लोगों को इसका स्टडी करना जरूरी है। बायलॉज नंबर 6 में क्या है, अफिलिएशन। अभी समझो जब प्रपोजल हम सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पहले हम रजिस्ट्रार ऑफिस से, रजिस्टर ऑफिस हमें सूचित करता है कि आप थाने डीसीसी में जाके अकाउंट ओपन करो। डीसीसी में क्यों, क्योंकि कोऑपरेशन को कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, ऐसा एक दूसरे को कोऑपरेट करो, सहकार के अंदर अगर ये संस्था रजिस्टर्ड हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में हमारा एक अकाउंट होना जरूरी है शुरू में। तो उसके बाद में भी अपने वार्ड लेवल पे, लोकल लेवल पे जो फेडरेशन है, फेडरेशन का मेंबर होना जरूरी है, तालुका फेडरेशन का मेंबर होना जरूरी है, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का मेंबर होना जरूरी है, स्टेट लेवल पे फेडरेशन है, सेंट्रल लेवल पे फेडरेशन है, उनका जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन है वो समय समय पे हम लोगों ने देना चाहिए। मेंबर होना जरूरी है। मेंबर होना जरूरी है क्यों, कि कोई हमारा अगर हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये रूल कहाँ बनते हैं, गवर्नमेंट के पास, एक्ट कहाँ बनता है, गवर्नमेंट के पास, इसके आधार पर ये बायलॉज बनते हैं। अगर इसमें कुछ सुधार लाना है तो हमारे एक सोसाइटी के कोई सेक्रेटरी या चेयरमैन गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो उनका कोई सुनेगा नहीं। लेकिन फेडरेशन के थ्रू, स्टेट फेडरेशन के थ्रू अगर कोई सजेशन, करेक्शन, अगर वो उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है एक्ट में या बायलॉज में कुछ करना है, चेंजेस कुछ करना है, हम सुझाव देना चाहते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, वहाँ एक राज्य सहकार परिषद रहती है, कोऑपरेटिव स्टेट मिनिस्टर रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी रहते हैं, उनकी एक कमेटी बनती है समय समय पे, और उसपे कैसे कैसे सजेशन आते हैं उसके ऊपर वो सोचकर आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में वो आगे के प्रोसीजर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो इसके लिए एफिलिएशन ये होना जरूरी है, ये बायलॉज नंबर 6 कहता है। अभी उसके आगे क्या है, फंड्स। ये समझो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फंड्स को तो गवर्नमेंट थोड़ा ही हमको फंड दे रहा है, नहीं, तो फिर हम लोग ही अपना ये कंट्रीब्यूशन करके फंड ये करते हैं। तो बायलॉज नंबर 7 to 15, ये जो सेकंड ग्रुप है, फंड से रिलेटेड अगर कुछ भी आपका प्रॉब्लम है तो आपको पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करो, सिर्फ 7 to 15 के पास जाओ, उतना बायलॉज निकालो, उसमें देखो क्या लिखा है और उतना पढ़ो, और उसके आधार पर आप क्या करना चाहिए वो डिसीजन ले सकते हैं। पूरा बायलॉज पढ़ने के लिए हमारे पास सही समय नहीं है, एक्ट का तो पढ़ने के लिए हमारे पास समय है नहीं, पूरा बायलॉज पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय नहीं, सबका शेड्यूल बिजी रहता है। तो कम से कम आपका प्रॉब्लम जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उतने ही पॉइंट्स आप पढ़ के आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। फंड से रिलेटेड अभी क्या है, 7 नंबर में क्या है, वो कैसे फंड क्रिएट करना चाहिए, कौन से सिस्टम में, समझो एंट्रेंस फी लेते हैं, शेयर कैपिटल लेते हैं, कॉर्पस फंड पैसा लेगा तो कॉर्पस फंड, ट्रांसफर फी लेते हैं, ट्रांसफर प्रीमियम लेते हैं, तो इसी टाइप में ये हमारे फंड बनते हैं। तो उसकी एक लिस्ट है बायलॉज नंबर 7 में। 8 नंबर क्या कहता है, हमारी सोसाइटी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो 8 नंबर में आपको गाइडेंस मिलेगा। 9 नंबर में क्या है, जो मेंबर्स बनते हैं
मेंबर बनने के बाद भी विद इन 6 मंथ में शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए। बायलॉ नंबर क्लियर कट 9 में मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ में किसी का शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट अपन दे सकते हैं क्या, तो उसके बारे में भी वहाँ ये गाइडलाइंस है। अगर किसी का मतलब लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, वो पुलिस कंप्लेंट देना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट का कॉपी आना चाहिए, आपके पास एक एफिडेविट आना चाहिए। किसी का मतलब जो पढ़ नहीं सकते इतना खराब हुआ है उसके बारे में एफिडेविट ले सकते हैं। तो ऐसे जो प्रोविजन और गाइडलाइंस बायलॉज में है क्या, तो है, बराबर है। तो शेयर सर्टिफिकेट स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही होना चाहिए, उसके ऊपर सील होना चाहिए सोसाइटी का, सिग्नेचर चेयरमैन सेक्रेटरी की, और उसके साथ में एक मैनेजमेंट कमेटी मेंबर जिसको आप अपॉइंट कर सकते हैं एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज, उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, उनके कितने रुपए का कितने शेयर्स हैं इसके बारे में पूरे उसके ऊपर होना चाहिए। ये सब कुछ फॉर्मेट उसमें दिए हुए हैं। उसके साथ साथ में लाइबिलिटीज के बारे में तो हम लोगों का कोई लिमिटेड लाइबिलिटीज है, वहां से मतलब 12 नंबर बायलॉ नंबर 12, 13 और 14, उसमें क्या है, आपको अलग अलग टाइप के दूसरे कौन से फंड ये क्रिएट करना चाहिए। समझो रिजर्व फंड है, बराबर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड है, मेजर रिपेयर फंड है, सिंकिंग फंड है, एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड। ये जो फंड है, अभी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड 10 रुपीज क्यों लेते हैं आपके पास, 11 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, ये बायलॉज में है। मतलब जो दूसरा एक फंड है सिंकिंग फंड, 0.25% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसका, और वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, उसके आधार पर वो सिंकिंग फंड ये होना चाहिए। उसी टाइप में 0.75% रिजर्व रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, मेजर रिपेयर फंड तो अलग से आप एनुअल जनरल मीटिंग में पॉलिसी डिसाइड करके आप ये निकाल सकते हैं, बराबर है। रिजर्व फंड में कौन सी भी आए है, वो सब कुछ पॉइंट्स उसमें, क्वेश्चन आंसर बाद में। तो ये सब कुछ उसमें आपको गाइडलाइंस मिलेगी। आज का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है, सवाल पूछने वाले बनने के बजाय आपका जवाब आपको आपके पास ही मिलेगा। सिर्फ आपको एक काम काज करना है, बायलॉज में। क्योंकि किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो शॉर्ट समय के लिए आपको उतना सलाह दे देगा, लेकिन उसके लिए वो चार्ज भी करेगा, बराबर है कि नहीं। तो इसमें आपका नुकसान है। ये बायलॉज के सिवाय दूसरा कितना भी एक्सपर्ट है, कितना भी कंसल्टेंट है, अच्छा है वो, तो भी इसके सिवाय वो दूसरा कुछ आपको ये करके दे नहीं सकता है। इसके लिए आप खुद आत्मनिर्भर बनो और आप खुद बायलॉज पढ़ो। तो ये बायलॉज के साथ साथ पढ़ते समय अभी समझो ये क्रिएशन ऑफ फंड, मतलब ये फंड में क्या है, क्रिएशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड के बारे में तो पहले का जो बायलॉज था उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं थी। अभी का जो 154B आया है उसमें कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो क्लियर कट मेंशन किया है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किसके देना चाहिए, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, वो अगर आपके करीब नहीं तो नेशनलाइज बैंक। अगर दूसरे किसी बैंक में आप जाना चाहते हो तो पिछले 3 साल में वो ऑडिटर ने उनको ए ग्रेड दिया है क्या, वो देख के कंफर्म करने के बाद में ये आप उसको इन्वेस्टमेंट करो। तो इसके बारे में ये सब कुछ फंड से रिलेटेड जो भी कुछ आपको गाइडलाइंस है वो 7 to 15 के पास मिलेगी। दूसरा ये बाकी पढ़ने की आपको जरूरत है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये कहां से हम क्रिएशन ऑफ फंड यूटिलाइज, फंड किसका है, मेंबर का। मेंबर किसको कहेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, मेंबर की कितने टाइप है मेंबर के, बराबर है कि नहीं। अभी 154B ये होने के बाद में 4 टाइप के मेंबर है। ओरिजिनल मेंबर मतलब मेन मेंबर कौन, जिसका नाम एग्रीमेंट में फर्स्ट नंबर पे नाम है उसको ओरिजिनल मेंबर कहते हैं। सेकंड नंबर का मेंबर किसे कहते हैं, जॉइंट मेंबर, जिनका नाम एग्रीमेंट में है लेकिन फर्स्ट नंबर पे नहीं है उसको जॉइंट मेंबर कह सकते हो। एसोसिएट मेंबर वो एक नई कंसेप्ट आई है। एसोसिएट मेंबर का क्या, कोई भी फैमिली मेंबर, इससे कोई भी फैमिली के डेफिनेशन में अगर कोई है तो उसको अगर ओरिजिनल मेंबर ने समझो कंसेंट दे दिया, राइट्स दे दिया, तो उनको एसोसिएट कर सकते हैं। टेम्पररी मेंबर किसको ये कर सकते हैं कि कोई अगर समझो ओरिजिनल मेंबर उन्होंने नॉमिनेशन भर के दे दिया है और नॉमिनी का नाम उनका है और अचानक वो एक्सपायर हुए तो बाकी की उनकी मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट है, बाकी का प्रोसीजर कंप्लीट होने तक टेम्पररी बेस के ऊपर हम किसके साथ में करस्पॉन्डेंस करें, किसको कांटेक्ट करें, इसके बारे में वो टेम्पररी मेंबर उनको बनाने की एक प्रोविजन आई है, वो उसको टेम्पररी मेंबर ऐसा कहते हैं। बाकी इसके साथ साथ में
समझो हमारे पास कोई रेट के ऊपर रहता है, उसको नॉमिनल मेंबर भी हम बनाते हैं, लेकिन नॉमिनल मेंबर को इतना कोई राइट्स नहीं है। तो इसके बारे में, मेंबरशिप के बारे में बायलॉ नंबर 16 to 21 में, 16 to 21 में क्या है, क्लासिफिकेशन, मतलब ये मेंबर के क्लासेस कौन से है वो 16 नंबर में आएगा। उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, टर्म्स कंडीशन क्या है, कौन मेंबर बन सकता है, कोई पर्सनल व्यक्ति मेंबर बन सकते हैं क्या, बन सकती है, कोई कंपनी अगर रजिस्टर हुई किसी एक्ट के अंडर तो मेंबर बन सकती है क्या, बन सकती है, ट्रस्ट कोई एक्ट के अंडर कोई रजिस्टर्ड हुआ है तो वो बन सकता है, पार्टनरशिप पर कोई अगर है रजिस्टर्ड है तो वो बन सकती है क्या, बन सकती है। इसी टाइप में किसको कितना शेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको मतलब 18, 19, 20 इसमें ये सब कुछ गाइडलाइन मिलेगी। 21 बायलॉ नंबर 21 ये इम्पोर्टेंट, ये आप सबके लिए और मैनेजमेंट कमेटी के लिए ये है कि मेंबरशिप का एप्लीकेशन आपके पास आने के बाद में विदिन 3 मंथ्स में आपको ने उसके ऊपर डिसीजन लेके उसको सूचित करना चाहिए। अगर 3 मंथ में कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है तो राइटिंग में उसको दे दो, जो भी कुछ डिसीजन आपका हुआ है, और जो डिसीजन लेना है आप चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो भी है वो पर्सनल लेवल पे नहीं ले सकते, उनको जो नेक्स्ट कमिटी मीटिंग है डिवीजन वो मीटिंग में रखो, मीटिंग में उसके ऊपर चर्चा होने दो, डिस्कस होने दो, वो सब पूरे मिनट्स में नोट करो और उसके आधार पर जो डिसीजन पास हुआ है वो उनको मतलब राइटिंग में दे दो। तो इसी टाइप में ये कार्यवाही होनी चाहिए। ये कार्य प्रणाली कैसी है तो उसके लिए भी गाइडेंस आपको बायलॉ नंबर 16 to 21 रिगार्डिंग मेंबरशिप के बारे में मिलेगी। अभी उसके आगे जो है मेंबर के राइट्स क्या है, उनके अधिकार क्या है, मेंबर के अधिकार क्या है, उनका मतलब वो फ्लैट में रहने का अधिकार है, बराबर है, लेकिन फ्लैट में रहने का अधिकार मतलब मैं वो फ्लैट में कुछ भी करूं ये अधिकार नहीं, बाकी लोगों को तकलीफ हो जाए ये करने का अधिकार उनको नहीं है, ऐसा कोई इलीगल मटेरियल में लगा के वहां स्टॉप कर सकता हूं ये अधिकार उनका नहीं है। उनका अधिकार कभी ये यूज कर सकते हैं जो सोसाइटी के तरफ से जो पेमेंट्स रहते हैं, जो ड्यूज है, वो ड्यूज पेमेंट देने के बाद में ही वो अधिकार का ये कर सकते हैं। जब तक हम पेमेंट नहीं देते तब तक अधिकार के बारे में वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। ऐसा मतलब ये आप दूसरे को एक दूसरे को कोऑपरेट करो। कल जो हीरानंदन स्टेट में जो प्रोग्राम हुआ था उधर एक फायर ऑफिसर को बुलाया था, फायर ऑफिसर भी यही कर रहे थे, सिर्फ फायर के बारे में नहीं कह रहे थे, आप ही आपको बचा सकते हैं, बाहर का आके कोई आपको बचाएगा नहीं। आप में यूनिटी रखो, आपके मतभेद कम करो। मिशन कोऑपरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन इज फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। कोऑपरेशन के बगैर हमारा लाइफ ही नहीं चल सकता। जनरल लाइफ में हमारा खुद के मतलब एक परिवार में हम रहते हैं, परिवार में पति पत्नी, बेटा बेटी, ये सबका बहू, इनका अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं तो परिवार भी नहीं चल सकता है, तो सोसाइटी कैसे चलेगी। तो इसके लिए आपको ये कोऑपरेशन रखना जरूरी है। आपके कुछ छोटे मोटे मतभेद है तो मतभेद कैसे आप दूर कर सकते हैं, बायलॉज। इनका कहना ऐसा ऐसा है, मेरा कहना ऐसा ऐसा है, आइए दोनों साथ में बैठिए, सामने बायलॉज रखो, देखिए आपकी और मेरी पर्सनली दुश्मनी इसमें नहीं है, फिर क्या है, बायलॉज में ऐसा ऐसा है। बायलॉज के आधार पर आज भले मैं चेयरमैन हूँ, आज भले मैं सेक्रेटरी हूँ, ये बायलॉज के आधार पर ऐसा ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, इसके लिए ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। समझ जाएंगे एक दूसरे को, मतलब ये होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको बायलॉज पढ़ना ये जरूरी है। उसके आगे राइट्स एंड ड्यूटीज के बाद मेंबर के जो राइट्स है क्या है कि समझो कुछ हमारा डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, ठीक है चेक कर सकते हैं, बराबर है, मुझे ये रिकॉर्ड देखना है वो रिकॉर्ड देखना है, क्योंकि सोसाइटी की वो भी मेंबर है, वो भी मालिक है, चेक कर सकते हैं। लेकिन उसकी अगर कॉपी चाहिए, मुझे इसका 10 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए तो ये खाली आपका अकेले का नहीं। तो उसके लिए बायलॉ नंबर 171 में पर पेज, समझो कोई पेज के पर 5 रुपीज लिखा है, कहाँ 10 रुपये लिखा है, कहाँ 50 रुपीज लिखा है, जो रेट बायलॉ नंबर 171 में दिया है वही रेट से उनके पास से पेमेंट ले लो और उसके बाद में उनको ये कॉपी दे दो। तो मतलब एक दूसरे को समझाओ। कभी कभी इसके बारे में ही कंप्लेन हो जाती है, हमने ऐसा रिकॉर्ड मांगा, क्या पिछले 10 साल के ये इसका रिकॉर्ड मुझे चाहिए। अरे देखिए 10 साल का रिकॉर्ड देना तो ये भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर ये भी तो अदर बेसिस के ऊपर कामकाज करते हैं। ये सोसाइटी उनकी भी है, आपकी भी है, सबकी है। लेकिन उसके साथ साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी निकालने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए जो भी कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वो सब कुछ सबके मेंबर का जो खर्चा हो जाएगा ना, तो इसके लिए
जो कानून में प्रोविजन है, एक्ट में प्रोविजन है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। हम ऐसा तो नहीं कह सकते मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन मुझे एक जगह पे एक सेक्रेटरी ऐसे मुझे मिले, ये बाइलाज बिलाज फेंक दो, बोला आप फेंकने के तो फेंको, आप फेंक सकते, हम नहीं कह सकते। आपको क्या करना है वो आप देखो। समझो ऑडिट के समय मैंने वो ये करता हूँ, नहीं करता हूँ तो ऐसा कैसे चलेगा। हम जहाँ रहते हैं, जो समझो अगर हमारी हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है तो उसका हमें खातिर करना चाहिए, नहीं करेंगे ऐसा नहीं चलता है। कल अगर हम नहीं ये करेंगे तो फिर रजिस्टर की अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है इसके ऊपर। एक बार एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद में आपका सब अधिकार पूरा मतलब गया। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको एजुकेशन ट्रेनिंग, ये आप में ह्यूमैनिटी बने, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, इसके लिए आपको ये बायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। उसके साथ साथ में ये जो 22-23 का ये हो गया, तो उसके आगे भी जो आते हैं अभी एक एक पॉइंट के ऊपर कि ये अधिकारों के साथ साथ में अपन जो अलग अलग टाइप में समझो कामकाज करना चाहते हैं, समझो अभी समझो 22-23 तक अपन अधिकार तक आए, बराबर है, राइट्स एंड ड्यूटी। एक्टिव मेंबर के बारे में हमारे हाउसिंग सोसाइटी में अभी कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्यूपेशन ऑफ फ्लैट, समझो फ्लैट यूज करने का मतलब हमें अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ में एसोसिएट मेंबर एंड नॉमिनल मेंबर, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ओरिजिनल मेंबर के जितने अधिकार है बाकी एसोसिएट मेंबर के अधिकार नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक एग्रीमेंट में 4 लोगों के नाम है, 4 लोगों के नाम है, ओरिजिनल मेंबर है, ठीक है, मीटिंग में आ सकता है, ये कर सकता है। चारों लोग अगर वहां आए और सभी लोग कुछ ये कर रहे हैं तो वो चारों लोगों को परमिशन मतलब ऐसी नहीं मिल सकती है। अच्छा, तो उसके साथ साथ में कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, एसोसिएशन और नॉमिनल, और नॉमिनल मेंबर को तो कुछ भी अधिकार नहीं है, बायलॉ नंबर 26 कहता है। अभी समझो आगे जो रेसिग्नेशन के बारे में, रेसिग्नेशन के बारे में क्या है, समझो किसी को रेसिग्नेशन मतलब मेंबर को ये करना है तो क्या करते हैं वो कम से कम 3 मंथ्स पहले नोटिस देना चाहिए। कितना महीना? 3 महीने का पहले नोटिस देना चाहिए। वो नोटिस आपके पास राइटिंग में आने के बाद में मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी क्या है, वो नोटिस आपके पास आने के बाद में उसका कंप्लीट पेमेंट जो है, पूरा पेमेंट सोसाइटी की तरफ से ऊपर जो आने वाला है तो वो आया है क्या नहीं, वो चेक करें। जब तक उनका पेमेंट पूरा नहीं आता है तब तक आप उनका मतलब रिसिग्नेशन अप्रूव नहीं कर सकते। फिर लेकिन पेमेंट है उनकी तरफ, कुछ बाकी है, ड्यूज है, तो लेकिन आपको भी उनको लेटर देना चाहिए। वो स्पेसिफिकली कितने दिन में लेटर देना चाहिए? 15 दिन में लेटर देना चाहिए। वो लेटर देके सूचित करो कि आपकी तरफ इतने ड्यूज बाकी है और उनको और 30 डेज का टाइम दे दो, ये 30 डेज में आप आपका पेमेंट पूरा करो, बराबर है। उसके बाद में आपका मतलब जो रेसिग्नेशन का लेटर आया है वो मीटिंग में रखा जाएगा, इसी टाइप में आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये मैं कहता हूँ इसके ऊपर भरोसा मत रखो, ये बायलॉज है, आप खुद बायलॉज पढ़ो और उसके बाद में ही आपको ये पता लगेगा। एसोसिएट मेंबर, नॉमिनल मेंबर जो रेसिग्नेशन जो देना चाहते हैं वो क्या है, उनका क्या है, ओरिजिनल मेंबर का उसके साथ में ये होना चाहिए। ओरिजिनल मेंबर में मतलब ओरिजिनल मेंबर के सिफारिश से वो एसोसिएट मेंबर बनता है ना, तो ओरिजिनल मेंबर जब ये करेगा कि भाई इनको अभी एसोसिएट मेंबरशिप का ये करो, समझो नॉमिनल मेंबर है, कोई रेंट के ऊपर रह रहा है, इसकी वजह से आपने उनको नॉमिनल मेंबर बनाया है, रेंट का एग्रीमेंट पूरा हुआ और मालिक ने समझो आपको भी एक रिपोर्ट दे दिया कि इनका रेंट एग्रीमेंट हुआ है, खत्म हुआ है, अभी इनको नॉमिनल मेंबर रखने की कोई जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिकली उनका नॉमिनल मेंबरशिप आप ये कर सकते हैं और उनके पास से रेसिग्नेशन ले सकते हैं। तो इसी टाइप में रेसिग्नेशन के बारे में आपको मतलब ये 31 तक ये आपको पूरा मतलब गाइडलाइंस मिलेगा, बायलॉ नंबर 31 तक। अभी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स में क्या है, नॉमिनेशन करना जरूरी है, बराबर है, लेकिन क्या है, मैंने पहला ऐसा किया है तो पहला जो नॉमिनेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे वो फ्री रहेगा, बराबर है। उसके बाद में अगर आपको नॉमिनेशन फॉर्म चेंज करना है और दूसरा नॉमिनेशन फॉर्म देना है तो पर फॉर्म के ऊपर 100 रुपीज आपको फिर से ये करना चाहिए। तो मतलब ये देना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट कमेटी सभी मेंबर्स लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि जो जो एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सोसाइटी के पास देना चाहिए वो दे दो। बहुत सारी सोसाइटी में ऐसे है एग्रीमेंट की कॉपी ही नहीं सोसाइटी के पास। अभी एग्रीमेंट की कॉपी अगर सोसाइटी के पास नहीं रहेगी
तो सोसाइटी आई रजिस्टर जे रजिस्टर कैसा मेंटेन करेगी? आई रजिस्टर जे रजिस्टर अगर आपका कंप्लीट नहीं है, जब ऑडिटर ऑडिट करते बताएंगे तो क्या बोलेगा, आपका आई रजिस्टर जे रजिस्टर कंप्लीट नहीं है, बराबर है? समझो आपके सोसाइटी का मैनेजमेंट कमेटी का इलेक्शन लेना है, इलेक्शन लेते समय अगर समझो आपकी मेंबर्स लिस्ट मींस वोटर लिस्ट बनानी है, तो उसमें अगर एग्रीमेंट की कॉपी उनके पास नहीं है, एग्रीमेंट की कॉपी नहीं, इसकी वजह से आई रजिस्टर नहीं लिख सकते, तो वो कैसे बनाएंगे? मतलब आगे के सभी काम रुक जाएंगे। इसकी वजह से ये सब जो इसके साथ साथ में जैसा एग्रीमेंट का कॉपी देना जरूरी है, वैसा नॉमिनेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं, जिंदगी में किसी को भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी दुर्घटना ये वो घटित हो सकती है, और वो होने के बाद में जो फ्यूचर में जो पीछे रहने वाले को जो प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। तो इसके बारे में भी आपको ये सभी गाइडेंस उसमें मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक एक पॉइंट अगर देखेंगे तो एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट के ऊपर ही पूरा दिन लेक्चर चलेगा, लेकिन उतना तो समय आपके पास भी नहीं। 10:30 बजे का टाइमिंग दिया था, 11 बजे आप लोग आए, आप लोगों ने मेहरबानी की है, आपका स्वागत है, आप लोग आपका समय दे रहे हैं, बहुमूल्य कीमती समय है ये सोसाइटी के लिए, आपके लिए। और इसके ज्यादा है, अभी वो हिरनदानी हाउसिंग फेडरेशन में भी कभी ऐसा समझो सवेरे 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन शाम को 5:30, 6, 7 बजे तक कैसा चला उसको, वो सभी लोग मतलब अलग अलग सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी थे, और दोपहर को खाना रखा, तो खाना देना ये रखने के बाद फिर जरा थोड़ा सा लोग रुके सबके बाद। तो इसी टाइप में अलग अलग जगह, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी इधर साहब एक 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले इधर विहंग होटल में एक प्रोग्राम हुआ। ये अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आई है ना, तो उसका चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, किसको चार्जिंग ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में प्रोसीजर। उधर एक मीटिंग, वो मीटिंग में भी 30 तारीख को 4 बजे से 7 बजे 8 बजे तक वो मीटिंग चल रही थी, उधर भी उनको बुलाया था, हायर ऑफिसर को भी उनको उधर बुलाया था। मतलब ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख शांति के लिए, हम सभी लोग मिलकर रहे, एक साथ रहे, इसके लिए आपका ये होना जरूरी है। इसके साथ साथ में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ शेयर के बारे में आप वहां से 32 से 40 तक, महिला नंबर 32 से 40 तक आप पढ़ सकते हैं। मतलब मैंने कहा ना कि एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के सिवाय आप जब तक शुरू में जो पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझेगा। कोई भी लेक्चरर, कोई भी इतना अच्छा एजुकेटर अगर ट्रेनर आएगा तो भी वो 1 आवर 2 आवर में कितना ज्यादा ये करेगा, लेकिन आपको शॉर्ट समय में क्या पढ़ना है, शॉर्ट समय में उतना ही पॉइंट आप पढ़ो। पूरा बायलॉज आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं, हम मानते हैं, लेकिन उतना तो कम से कम पढ़ो। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको किसी के पास जाना पड़ेगा और किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा, अरे भाई मेरा काम कर दे। एडवोकेट के पास जाएंगे तो आपको लाइन में बैठना पड़ेगा, उधर लाइन रहेगी, फिर उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली आप अगर घर में बैठकर समझो गाड़ी में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में है, तो भी उतना ही पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये कर सकते हैं। उसके आगे क्या है, अभी बायलॉज नंबर 41, बायलॉज नंबर 41 जो आता है उसमें क्या है, एक प्रोविजन है, ऐसी एक प्रोविजन है, एक्सचेंज ऑफ फ्लैट। एक्सचेंज ऑफ फ्लैट मतलब आपस में, ये समझो मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, बराबर है, और कोई 3rd फ्लोर पे मतलब रहते हैं, तो 4th फ्लोर वाले अगर सीनियर सिटीजन है और सेकंड या 3rd फ्लोर पे अगर कुछ दूसरा हमारा रिलेटिव है, हम दोनों अगर चाहते हैं आपस में मिलकर कि भाई जरा हम लोगों को ऊपर जाने में ज़्यादा तकलीफ होती है, हम जरा थोड़ा नीचे आना चाहते हैं और नीचे के फ्लैट में रहना चाहते हैं, उनमें अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो उसी टाइम में ये करके वो सोसाइटी को ये कर सकते हैं। तो इसी टाइप में हो रहा है, मतलब सोसाइटी का ड्यूटी नहीं है वो, लेकिन आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब इसी टाइप में प्रोविजन है क्या, तो है। मतलब ये एक्ट बनाते समय, प्रोविजन बनाते समय इतनी छोटी छोटी बातें का ऊपर ध्यान दिया है, फिर भी ये कंप्लीट नहीं है हमारे नॉलेज के आधार पर, फिर भी कंप्लीट नहीं। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल मैंने उधर बोल दिया, एक्चुअली पार्किंग के बारे में 100% सेटिस्फैक्शन करेगा, ऐसे गाइडलाइन एक्ट में भी नहीं है और बायलॉ नहीं प्रोविजन, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे सोसाइटी।
लड़ाई करते बैठे के मारामारी करेंगे, आत्महत्या करेंगे? नहीं। अरे जो आज की सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें हमें रहना है। आज के तारीख में बायलॉज में क्या प्रोविजन है? एनुअल जनरल मीटिंग पॉलिसी डिसाइड कर सकती है, उसी के आधार पर कोऑपरेट टू ऑल, रिस्पेक्ट टू ऑल। एक दूसरे को कोऑपरेट करो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखो। जब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं, तब तक हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। लेकिन छोटी सी बात के लिए भी हम किसी को सामने ये मतलब कहेंगे तो उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा हमें मिल जाएगा। इसके ऊपर भरोसा रखो, ह्यूमैनिटी के आधार पर कामकाज करो। ये हाउसिंग सोसाइटी है, या हाउसिंग सोसाइटी में ह्यूमंस रहते हैं, जानवर नहीं। इसके लिए हमारे पास ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भले ऑनेस्टी